मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। इस साल बजट में पावर सेक्टर, ऊर्जा के क्षेत्र के लिए किस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं? क्या उम्मीद है डेवलपर्स को, पावर कंपनीज को सरकार से? क्या कर सकती है सरकार उनके लिए? जिस प्रकार के हमने इश्यूज देखे हैं, चाहे वो कोल का मसला हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मसला हो, चाहे वो प्राइस पूलिंग का मसला हो, मसले बहुत सारे हैं। कंपनीज को फायदा नहीं हो रहा है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस मौजूदा संदर्भ में सरकार क्या कर सकती है पावर सेक्टर की मौजूदा हालात को सुधारने के लिए? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रवि शर्मा जी, डायरेक्टर दिया एनर्जी इंक से। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैरी डॉल जी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। हैरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्यसाची मजुमदार हमारे साथ हैं, वीपी इकरा से, और हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, पावर सेक्टर एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रवि जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या डिमांड है पावर सेक्टर की इस साल के बजट से? क्योंकि ये तो अब एक तरह से तय हो चुका है कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, फिस्कल कंसर्न्स की वजह से सरकार ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती, लेकिन जो लिमिटेड सरकार के पास हेडरूम है उसमें आपने क्या मांग रखी है सरकार से? देखिए, ये इशू ऊर्जा क्षेत्र के आज के दिन जो हैं, ये बजट से कहीं बियॉन्ड है, उसके बाहर की बात है। क्योंकि ये सब पॉलिसी डिसीजंस हैं जिनका सॉल्यूशंस, जिनका सॉल्यूशन होना, समाधान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पावर सेक्टर के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे वित्तीय ढांचे के लिए। क्योंकि अगर इंडिया को 7-8% की ग्रोथ करनी है तो पावर की ग्रोथ 10% करीब होनी चाहिए। अभी पावर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, एक तो टैक्सेशन का, मैट का, टैक्स हॉलीडेज का, ये 3 प्रावधान है जो हमें ऐसा उम्मीद है कि वो बजट से हमको राहत मिल सकती है। जो राहत ऑन दी कॉन्ट्रेरी सेंस, इट मे नॉट बी राहत टुडे, वो राहत तब तो होती जब तक कि सबकी पावर सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा होता। लेकिन आज के दिन पावर सेक्टर की हालत ऐसी नहीं है। उसका रीजन क्या है? अगर आप रॉ मटेरियल को देखेंगे तो कोल और गैस दोनों की प्रॉब्लम है, और उनके प्राइसेस, इंपोर्टेड प्राइसेस इतने ज्यादा हैं कि पावर सेक्टर जो है वो वायबल नहीं बन रहा है। दूसरा, जो पावर बन रही है उसके लिए ट्रांसमिशन अरेंजमेंट शायद हर जगह इतना नहीं है, इसलिए ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा, आज के दिन अगर पावर सेक्टर पावर बेचना चाहे तो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जो पिछले 2 साल से बन रहा है अभी तक बन नहीं पाया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पावर का कोई संयंत्र आज लगाते भी हैं, इवन देन यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू सेल पावर बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीपीए। फोर्थ, अगर आप जो लोग खरीदते हैं इसको, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, they are running into heavy losses. Their yearly loss last year was about 80,000 crore. Their loans are about, debt is about 2 lakh crore. Their accumulated losses are 2,50,000 crore. So in terms of financial structuring of them, and then finally comes the consumer. Now, distribution companies do not revise their rates, and therefore the restructuring is not taking into place. Because restructuring is not happening, they are not buying power. Because they are not buying power, on this side, power plants are coming up, and there are no coal available. This is on this part. If we go on the renewable side, if we look at the renewable side scenario, today let us take for solar, where there is no constraint of raw material because there is enough sunlight available. But if you look from a different perspective, the role of REC certificate, which is supposed to be saleable in open market and is to be bought by distribution companies, unless they buy it, this does not become viable. There is absolutely no force on them. There is no penal action if they do not buy it. So which basically means that the solar energy or solar plants as such are not viable today unless this part is sorted out. Now let us go a little bit beyond. All over the world, we know that the natural resources are limited. So whether it is gas, whether it is coal, environmental issues are there. So that is the second part. Until and unless we take a holistic picture of solving all these issues one by one, it will become very difficult. Particularly for renewable energy, I'm of the view that this is one part where raw material is not a problem. We should create an innovation fund in our country. We should create energy innovation center in our country so that we can create technologies. Those technology will be our own technologies, can be deployed in much more cost-efficient fashion. So issues are much beyond that. Maybe I can say that 81A should be there. It should be removed. MAT should not increase. The tax holiday should be there.
but these are normal issues which government can do. But I think there are more holistic issues. मेरे हिसाब से डिमांड तो एक कॉमन है ATIA की और मैट को ना बढ़ाया जाए। हैरी जी आप बताइए, आपकी तरफ से क्या डिमांड रखी गई है सरकार के लिए? देखिए, ऐसा है, डिमांड रखना और जैसे इन्होंने कहा कि बजट के बियॉन्ड एक तरह से बात मानी जा सकती है, लेकिन मुझे ये कहना है कि हम लोगों को एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। पावर सेक्टर को हम 20-25 साल से देख रहे हैं, कुछ भी कहें सब तरह की कोशिश होगी, नया बिल आ गया, सब कुछ आ गया, सरकारों ने अलग अलग मंत्रियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये लोगों को समझ में नहीं आया। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले आप लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन की जो लॉसेज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लॉसेज हैं, वो दे आर ऑन अकाउंट ऑफ एग्रीकल्चर। और जो एग्रीकल्चर है वो इस देश में सब्सिडाइज सेक्टर है और वोट बैंक गिना जाता है। क्योंकि ये वोट बैंक गिना जाता है तो ये जो जितनी भी बिजली इनको मिलती है, इनको दी जाती है और राइटली सो देनी चाहिए, उसके पैसे या तो लेते नहीं है या वो उसको फ्री माना जाता है। अब इसी बहाने इसी छतरी के नीचे चोरियां चपाटियां सब होती हैं, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आपके हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। 10 साल पहले मोंटेक सिंह जी का फॉर्मूला था, वो लगाया गया, बेल आउट किया गया, अब फिर 10 साल के बाद फिर एक बेल आउट की बात हुई है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप अगर जो किसान है उसका आप प्रॉब्लम देखें तो आपको ये लगेगा, समझ में आ जाएगा कि ये जो बिजली की प्रॉब्लम आ रही है वो पानी की वजह से आ रही है, क्योंकि आपने उसका जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो सस्टेनेबल से अनसस्टेनेबल पे चला गया। मतलब क्या कि जहां पे पहले वो रेन फेड क्रॉप्स उगाया करते थे या छोटे छोटे क्रॉप्स, अब उनको लगाना है, बताया गया है कि आप शुगर केन लगाइए, आप राइस लगाइए। ये सब चीजों की मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं जो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो अब सब लोग जो हैं इस चीज में बंध चुके हैं, फार्मर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर शुगर केन ग्रो करना है तो उसको पानी चाहिए। अब पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है क्योंकि मोस्ट एरियाज में पानी की शॉर्टेजेस तो आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि पानी नीचे जा रहा है तो 5 हॉर्स पावर का पंप की जगह 25-25 हॉर्स पावर की पंप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि 25 हॉर्स पावर का पंप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बिजली जो है अब सिर्फ 12 घंटे या 18 घंटे की बजाय 2 घंटे आती है, तो उसको 2 घंटे में अपना ये जो उसका जो एरिया है उसमें पानी की सिंचाई करनी है। उसके 3-4 और रिजल्ट निकल रहे हैं। जो उसने फर्टिलाइजर डाला था, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले थे, वो धुल गए। अब वो भागा अगले दिन सुबह जाके उसमें और नए फर्टिलाइजर लगाएगा और डेट में जाएगा और गरीबी की तरफ बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये सारा कुछ जो है, अगर आप ध्यान से देखें कि ये सिचुएशन ये है। अब ये कहना कि जी फार्मर को आप चार्ज कर दो या पैसे लगा दो, वो तो बेचारा वैसे ही कर्ज में दबा हुआ है, अब आप उसको क्या लगाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी एक अनसस्टेनेबल पॉलिसी शुरू हुई है कुछ 20-30 सालों से, 25 सालों से, जहां कि ज्यादा लोग अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। उसका डायरेक्ट रिजल्ट ये हो रहा है कि लाखों हजारों करोड़ की आपकी सब्सिडी बढ़ती जा रही है, लॉस बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट। दूसरा मुझे ये कहना है कि बजट में मैं अगर वहां होता तो मैं ये चाहता कि कुछ भी हो, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, कोई पार्टी हो या ना हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जितनी ज्यादा बढ़ोतरी दी जाए, जितनी ज्यादा इंसेंटिव दी जाए, मैं उसके हक में हूं। चाहे वो टैक्स की एग्जम्पशन हो, चाहे आप किसी तरह की भी उसकी इंसेंटिव हो, यू मस्ट गिव देम दैट सपोर्ट। क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, हमारे लोग कहां इसमें सस्टेन कर पाएंगे। और मेरा लास्ट इसमें कहना यह है कि आजकल जो बातें हो रही हैं कि महंगी बिजली, सस्ती बिजली, मेरा सबमिशन ये है कि इनकी सबकी पूलिंग की जाए। तो उसमें क्या होगा कि महंगी बिजली थोड़ी सी है, सस्ती बिजली काफी है, उसमें मर्ज करके, सब्स्यूम करके, चाहे वो कोल का मुद्दा हो, इंपोर्टेड कोयले का मुद्दा हो, उसको सब्स्यूम करके इसको फार्मर्स को और इंडस्ट्री को ये बिजली दी जाए, कंज्यूमर को दी जाए, ताकि उपभोक्ता को कम से कम 20 घंटे 24 घंटे बिजली तो मिले। आज की डेट में क्या हो रहा है, ये महंगी है इसलिए हम नहीं ले रहे। आज की डेट में 30,000 मेगावाट के पावर प्लांट बंद पड़े हैं। बिजली के पावर प्लांट तैयार हैं और कोयले की वजह से या गैस की ना मिलने की वजह से या महंगाई की वजह से बंद पड़े हैं। और इधर से हमारे जो बिजली की जो डिपार्टमेंट है वो लोड शेडिंग कर रहा है। तो इस परिस्थिति में मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल आउटपुट की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हजारों चीजें कनेक्टेड है बिजली से। तो मैं अभी इस स्टेज पे यही कहना चाहूंगा कि ये कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं जिसको अगर आप पॉजिटिवली होलिस्टिकली देखा जाए तो बजट में जरूर इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए और आ भी सकता है।